सीताराम येचुरी के सहारे अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा आगे बढ़ेगी। उन्हें रविवार को सर्वसम्मति से माकपा का महासचिव निर्वाचित कर दिया गया। वे पार्टी में ये पद संभालने वाले 5वें नेता हैं। प्रकाश करात का युग समाप्त होने के साथ ही माकपा और भाकपा के भावी विलय पर भी येचुरी ने कहा कि ये होना ही है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 62 वर्षीय सीताराम येचुरी को माकपा की 21वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। 2005 से माकपा महासचिव रहे प्रकाश करात ने ही येचुरी के नाम का प्रस्ताव रखा। येचुरी के निर्वाचन के बाद प्रकाश करात ने मीडिया को इस बारे में औपचारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने निर्विरोध महासचिव चुनने की परंपरा को बरकरार रखा है। मोदी सरकार का विरोध होगा। मुख्य एजेंडा महासचिव बनने के बाद येचुरी ने कहा कि भाजपा व उसकी नीतियों का विरोध करने का उनका मुख्य लक्ष्य है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों व हिंदुत्व के एजेंडे का भरपूर विरोध किया जाएगा, लेकिन इस अभियान में वह कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। नौसेना और कोस्ट गार्ड दल ने गुजरात के पोरबंदर से सटे अरब सागर में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव में सवार 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाव से 140 किलो हेरोइन और कई सैटेलाइट फोन भी जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को पता चला था कि एक नाव भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल हुई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध नाव तक पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। जांच में नाव से 140 किलो हेरोइन की बात सामने आई। यहां तक कि नाव में सवार सभी 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस गिरफ्तार लोगों से बाकी पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। पिछले साल 31 दिसंबर को अरब सागर में पाकिस्तानी समुद्री सीमा के पास विस्फोटकों से भरी संदिग्ध नाव में धमाका हुआ था और एक बार फिर एक संदिग्ध नाव पकड़ी गई है। एजेंसियों का डर है कि कहीं पाकिस्तानी आतंकी 26/11 जैसा आतंकी हमला दोहराने की साजिश में तो नहीं है। एयरलाइंस कंपनी गो एयर के सीईओ जॉर्जियो डी रानी के कंपनी छोड़ने के बाद अब गो एयर के 30 और पायलटों ने भी कंपनी छोड़ दी है। गो एयर कंपनी के सीईओ और 30 पायलट कंपनी छोड़ने से 19 एयरक्राफ्ट और 200 पायलट वाली गो एयर कंपनी के स्टाफ में 15% की कमी आ गई है। इस मामले में एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो पायलटों में उड़ान भरने के सही समय नहीं मिलने के कारण ही सभी ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। यहां तक कि पायलटों को सैलरी भी 2 हिस्सों में मिलती है, जिसमें एक हिस्सा फिक्स होता है और दूसरा हिस्सा उड़ान के हिसाब से भत्ते के तौर पर मिलता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कंपनी के पूर्व सीईओ जॉर्जियो डी रानी के एयरलाइंस छोड़ने की वजह भी पैसा ही माना जा रहा है। रानी की विदाई के बाद एमडी जेहवाडिया ने ऑस्ट्रेलिया के टीम जॉर्डन को सीसीओ नियुक्त किया है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट के लिए अब आपको महीनों इंतजार नहीं करना होगा। सरकार जल्द ही ऐसी सुविधा करने वाली है जिसमें पैन कार्ड आवेदन करने के महज 48 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। सरकार जल्द ही पैन कार्ड जारी करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसमें आवेदक पैन कार्ड का आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन के 48 घंटे के बाद पैन कार्ड आवेदक को मिल जाएगा। इसके साथ ही पैन कार्ड की सुविधा के लिए ग्रामीण इलाकों सहित देश भर में शिविर लगाए जाएंगे। पूरे देश में लोगों को पैन कार्ड की सुविधा देने के लिए सरकार ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रही है। सरकार का मकसद देश के सभी लोगों को पैन कार्ड सुविधा से जोड़ना है, क्योंकि एक निश्चित राशि से अधिक की संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण बिल पर लगातार बीजेपी पर विपक्ष हमलावर हो रहा है। संसद के बाद अब छत्तीसगढ़ में किसानों का मसीहा बन रही कांग्रेस बीजेपी पर जमकर बरस रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बिल पर मोदी सरकार की जमकर क्लास ली। बघेल ने कहा, यूपीए शासनकाल में किसानों को उनकी जमीन के बदले उनका हक मिलता था, लेकिन सत्ता में काबिज मोदी सरकार ने किसानों की जमीन उजाड़ कर उसमें उद्योग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी सरकार के इस बिल से किसानों को नहीं बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये आम लोगों की सरकार नहीं बल्कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल को हुए नक्सली हमले के बाद लगातार नक्सली पुलिस के आगे हथियार डाल रहे हैं। जहां 4 दिन पहले ही नक्सली कमांडर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। अब तेलंगाना नक्सली कैडर के 4 हार्डकोर नक्सलियों ने समर्पण किया है। बस्तर रेंज के आईजी और बीजापुर कलेक्टर के सामने समर्पण करने वाले नक्सलियों ने एक नक्सली दंपत्ति भी शामिल है।
समर्पण करने वाले नक्सलियों पर करीब 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया है कि बीजापुर जिले के मिरतूत एरिया कमांडर संतोष ने नक्सली संगठन में उन्हें भर्ती कराया था। साथ ही उन लोगों ने खुलासा किया है कि तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के कई युवा नक्सली गतिविधियों में सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो आम लोगों को नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाता था। ये शख्स पूरी प्लानिंग के साथ अपने इस काले कारनामे को अंजाम देता था। ये सरकारी कर्मचारी के परिजनों को डराकर घर से पैसे और जेवरात लेकर फरार हो जाता था। पुलिस के सामने इस ठग ने खुलासा किया है कि ये पिछले 1 साल से सरकारी कर्मचारी को अपना निशाना बना रहा था। साथ ही उसने पुलिस को बताया कि वो अपने पान गुटखा बेचने की दुकान चलाता था, लेकिन जल्द पैसा कमाने के चक्कर में ठगी का काम शुरू कर दिया। ठगी करने वाला यह शख्स पिछले 1 साल से ठगी का आतंक फैलाया था। यह शख्स रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत अन्य जगहों पर ठगी को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। बिहार के कोसी में तूफान से तबाही के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के तूफानी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तूफान प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। तूफान आने के बाद हम लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोसी में आई आपदा में केंद्र सरकार ने जिस तरह की पहल की है वह सराहनीय है। बिहार के तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद राजनाथ सिंह पूर्णिया और मधेपुरा के पीड़ितों से भी मिले। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भी बिहार को हर तरह से मदद देने का भरोसा दिलाया है। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अक्षय कुमार फिर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म गब्बर को लेकर। फिल्म में अक्षय के साथ श्रुति हसन भी दिखाई देगी। फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर गब्बर की पूरी टीम नोएडा पहुंची और मीडिया से फिल्म के बारे में बातचीत की। अक्षय ने बताया कि फिल्म आज के समय के में बढ़ रहे करप्शन को लेकर है, जिसमें अक्षय का किरदार गब्बर का है और वो समाज में फैले करप्शन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं श्रुति को भी फिल्म को लेकर बहुत आशा है कि जनता को फिल्म बेहद पसंद आएगी। अक्षय अपनी अदाकारी से लोगों का दिल कितना जीत पाते हैं, यह तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े ही बता पाएंगे।